नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की जनता के हित में कई फैसले लिए गए हैं। भजनलाल सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस घटा दी है। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के एनआरआई कोटे की सीट की फीस 31 लाख से घटाकर 23,93,000 रुपए कर दी। इस फैसले से एनआरआई कोटे की फीस करीब 7 लाख रुपए कम होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारी की मौत होने पर उनके माता पिता को मिलने वाली पेंशन भी 20% तक बढ़ा दी है। अभी तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी। आज कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम 62(3) को यहां पर उसको संशोधित किया और अब कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके माता पिता को 50% पेंशन मिलेगी। वहीं कर्मचारियों के मानसिक विमंदित और निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की सीमा को राजस्थान सरकार ने बढ़ाकर 8,800-500 से बढ़ाकर 13,750 तक करने की मंजूरी दी है। पहले शादी के बाद निशक्त बच्चों को पारिवारिक पेंशन नहीं थी। कैबिनेट ने जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी। इस यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में की गई। यह यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस पर शोध को बढ़ावा देगी। इससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। कैबिनेट ने 5,200 मेगावाट क्षमता के लिए सोलर प्रोजेक्ट के भूमि आवंटन करने की भी मंजूरी दी। इन प्रोजेक्ट्स की स्थापना से प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग में स्वीकृत चतुर्थ पदोन्नति के पद वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक पर पदोन्नति के लिए भी यहां पर प्रावधान राजस्थान की सरकार ने यहां पर दिशा निर्देशित किया है। इसमें राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय के ज्वाइंट डायरेक्टर के नवसृजित पद को शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर भजनलाल कैबिनेट ने अपने इन फैसलों से स्टूडेंट, कर्मचारी, खिलाड़ियों समेत कई वर्गों को राहत देने का काम किया। विपक्ष सरकार के कामकाज पर जो सवाल खड़े करता है, ऐसे में ये फैसले विपक्ष को जवाब हैं। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। हमारे इन 10-15 साल में हमारे खिलाड़ियों ने भारत का विश्व में परचम लहराया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए और हमारी डबल इंजन की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बजट घोषणा में इन खेल को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 वर्ष 2025 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह देश में पहली बार यूनिवर्सिटी खुल रही है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विजन से यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट, परफॉर्मेंस पर शोध को बढ़ाने की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस यह विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रदेश के हमारी खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। एक और हमने राजमेश मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन किया है कि हमारे जो एनआरआई कोटा से जो विद्यार्थी आते थे उनकी फीस करीब 31 लाख के करीब थी,
और हमारे जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें थी उसमें 9 लाख रुपए थी, तो जिससे कि हमारे मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें नुकसान होता था कि वो सीटें खाली रह जाती थी और इसमें 9 लाख रुपए में हमारे को एडमिशन देने पड़ते थे। इसलिए उनको भी एनआरआई को बढ़ावा देने के लिए ये फीस में कमी की गई है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें, गवर्नमेंट फीस कोटा 35% सीटें मैनेजमेंट कोटा और 15% सीटें एनआरआई कोटे की थी। आज हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा ने एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सबके लिए, राजस्थान के लिए और आजादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 50 उनको 30% तक। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं। आरपी विजय साहब हैं, नेता बीजेपी के, करणवीर सिंह राजपुरा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। आरपी विजय साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। करणवीर सिंह जी राजपुरा, आपका भी यहां पर स्वागत करते हैं। शुरुआत विजय साहब से करते हैं। आरपी विजय साहब, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए, सभी वर्गों को यहां पर सौगात देने की कोशिश भजनलाल सरकार ने की है। खेल खिलाड़ियों का ध्यान रखा गया, कर्मचारियों का ध्यान रखा गया, उनके माता पिता को जो मिलने वाली जो पेंशन है उसकी राशि को बढ़ा दिया गया। यहां पर पदोन्नति का जो प्रावधान है वो भी आज कैबिनेट की बैठक में किया गया है। स्टूडेंट्स के हित में फैसला लिया, कर्मचारियों के हित में फैसला लिया, खेल खिलाड़ियों का ध्यान इस कैबिनेट बैठक में यहां पर लिया। लगातार जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर वर्ग को साथ लेकर के हमारी सरकार चलती है, भजनलाल जी की सरकार चलती है। आज कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों की एक और झलक यही बात साबित करती है। और आगे क्या क्या प्लानिंग है, किस तरीके से क्या जो योजनाएं हैं उनको लेकर के सर जनता के हित में लगातार फैसले राजस्थान की सरकार कर रही है। आगे और क्या प्लानिंग है, किस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान आपकी ओर से रखा जा रहा है? आरपी विजय साहब। दिनेश शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो न्यूज के सभी दर्शकों को, आपको, हमारे को पैनलिस्ट करणवीर सिंह जी को जी मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुला करके और कुछ हमारी जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसको हमने सच किया है। और जो हमने बजट घोषणाएं की थी उसको यहाँ पे लागू किया है। आज जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो हमारी जयपुर के अंदर खुलने वाली है, उसके लिए अगला जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर विधेयक पेश किया जाएगा। और उसके अंदर हमारे ये सबको पता है कि राजस्थान में खेलों के बहुत प्रतिभावान हमारे आदमी जी, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि किसी भी करके उनको किस तरीके से हम बढ़ाए हैं कि हमारे जो ओलंपियाड में है या कोई जो एशियाड में है, जो भी है, वो सारे पदक हम कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं जी। तो उसके लिए ये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, बनाने का प्रायोगिक रूप है। और इसके अंदर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसके अंदर जहां से भी आदमी, जरूरी नहीं है कि राजस्थान से, जो राजस्थान के बाहर के भी हमारे खिलाड़ी आकर के यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। और डेफिनेटली राजस्थान को जिसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, देश को भी फायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जिस तरीके से वो आज की तारीख में हमारी कोई भी टीम जीतती है या हारती है, वो खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनसे उनको मोटिवेट करते हैं। हम चाहते हैं कि उसी तरीके के, उसी ही भावना को लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी, आज उसके लिए हमारे प्रेमचंद बैरवा जी इसके लिए एक विधेयक लेकर के आ रहे हैं।
और ये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की घोषणा की जो की है वो हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थापित होगी और मैं इससे ये फायदा सभी को होगा। दूसरी चीज, 2-3 चीजें उन्होंने और भी कही है इस मीटिंग के अंदर कि एक जो पेंशन जो मिलती थी हमारे जो किसी के डिसीज होने के बाद में, मृत्यु हो जाने के बाद में, तो उनके जो परिवार वालों को जो पेंशन मिलती थी वो 30% तक मिलती थी। उसको बढ़ा करके जो उनको 50% मिलती थी जो कर्मचारी को, वो उसको भी 50% किया। तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि एक्चुअली जो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो कर्मचारी अगर किसी कारण से चला जाता है और उनके परिवार पे एक आफत आ जाती है, उसको किस तरीके से हम कम किया जाए, तो उसी की भावना में ध्यान रखते हुए इसको 30% से 50% किया गया। इसके अलावा कुछ पदोन्नतियां थी, जैसे कमियां थी जिसमें, जैसे स्पोर्ट इसके अंदर टूरिज्म में थी, इनमें थी और भी जगह थी, तो उनको भी जो प्रमोशन है, उनकी जो जितने भी कानून कायदे थे उनमें भी जो बदलाव करना जरूरी था वो बदलाव हम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से ये जो लिया गया है, जो भी डिसीजन लिया है कैबिनेट मीटिंग में, स्वागत योग्य है और मैं ये चाहता हूं कि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये तो जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं और आप सबको पता है कि ये हम जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है वो हम ये काम कर रहे हैं, हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट साथ के साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा साहब कि आज एक और राहुल गांधी जी ने कोई बात करी है, वो बहुत ही मतलब अजीब सी बात उन्होंने करी है। JNZ के बारे में उन्होंने जिस तरीके से बात करी है, वो नेपाल और जो बांग्लादेश की घटनाओं को हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ साहब। और बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि इसकी भर्त्सना हम नहीं करें, इवन कांग्रेस भी करे, पूरा विपक्ष करना चाहिए। आज हमारा जो हिंदुस्तान है बिल्कुल शांत है और प्रोग्रेस पे है। आज की तारीख में हमारी जो GDP है पूरे वर्ल्ड में बहुत एडवांस्ड है, सबसे ज्यादा हमारी GDP है। अगर इस तरीके की भावना वो रखेंगे, क्योंकि मेरे को तो पहले ही पता है इन्होंने जो सेन पित्रोदा जी को वहां भेज रखा है बाहर, उसका काम ही है कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए। जिस तरीके से बांग्लादेश को किया गया है, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, जिस तरीके से पहले इमरान खान को पाकिस्तान से हटाया गया, ये सारी चीजें ये कह रही है कि अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि जो वहां हो रहा है वो काम यहाँ पर हो। तो मैं इसकी बहुत ज्यादा भर्त्सना करता हूँ और मैं भगवान से यही कहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया देश के लिए, बट आज उन्हीं में से एक नेता जो विपक्ष के नेता है, बहुत बड़ी पोस्ट पे, वो इस तरीके की बात करते हैं, तो उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ठीक है विजय साहब, करणवीर जी राजपुरा जी, सुना होगा आपने RP विजय जी को, जिस तरीके से पूरे उत्साह के साथ इन्होंने अपनी बात रखी कि भजनलाल कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें कई अहम फैसले लिए गए। बीजेपी बैठक के बाद से लगातार कह रही है, डिप्टी CM साहब आते हैं, प्रेस से बातचीत करते हैं, कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल आते हैं, प्रेस को ब्रीफ करते हैं और प्रेस ब्रीफिंग में इन अहम फैसलों की जानकारी राजस्थान सरकार की ओर से दी जाती है कि हर वर्ग का हम ध्यान रख रहे हैं, खेल खिलाड़ियों का ध्यान रख रहे हैं। महाराणा प्रताप के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर में बनेगी, अपने आप में देश की पहली यूनिवर्सिटी ये होगी, ऐसा कहा जा रहा है। डिप्टी CM साहब ने कहा, जोगाराम जी ने कहा, NRI कोटे में फीस घटा दी, 31 लाख की फीस को लेकर के 23 लाख कर दी, कर्मचारियों को सौगात दी गई, उनका ध्यान रखा गया है। हर वर्ग का, सोलर ऊर्जा पर यहां पर अहम फैसले लिए गए। और आपकी पार्टी कहती है, विपक्ष कहता है कि काम की स्पीड स्लो है। ये आज के फैसले हैं। लगातार बीजेपी बार बार कहती आ रही है कि 80% के करीब हमने घोषणाएं पूरी कर दी, राजस्थान की जनता पर हमारा पूरा फोकस है, विकास हमारा एकमात्र विजन है भजनलाल सरकार का, और डबल इंजन की सरकार मिलकर के लगातार विकास कर रही है। और आप बार बार ये कहते हैं स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो है। विजय साहब को सुन लिया होगा आपने, किस उत्साह के साथ इन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। सर राजपुरा जी, बिल्कुल सबके सामने है कि कैसा काम राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज राजस्थान के अंदर शासन प्रशासन व्यवस्थाएं अपने निम्न स्तर पर है। और जहां ये बार बार लगातार खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यही भजनलाल की सरकार है जिसने खिलाड़ियों की को जो नौकरी लगने वाली सेवाएं उसमें किट की बाध्यता को लाई, चौक स्टेडियम को का काम इन्होंने रुकवा दिया है। जहां लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात है, कहीं ना कहीं उसको इन्होंने कहीं डिले करने की कोशिश की है। और आप बताइए, जिस भजनलाल की सरकार का स्मारक, आप साइड स्मारक को जाकर देखिए, 6 बच्चों की जिस तरह से छत के नीचे दबकर हत्या हो जाती है, उन लोगों के लिए न्याय मांगने वालों को ये बर्बरता से परेशान कर रहे हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। उनको मुआवजे के रूप में केवल बकरियां दे दी जाती है उन आदिवासी परिवारों को। आप बताइए इनकी 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 किस तरह की मानसिकता का परिचय भजनलाल की सरकार दे रही है। आप कह रही है काम पे काम कर रहे हैं,
घोषणाएं तो इन्होंने दीपक जी बहुत पहले भी की है, पर इन घोषणाओं का हुआ क्या, धरातल पे ये कितनी फिजिबल हुई है उसके बारे में ये बताएं। बयानवीर कर देंगे, घोषणाएं बड़ी बड़ी कर देंगे। पहले भी इन्होंने एविएशन यूनिवर्सिटी खोल देंगे, दिव्यांग यूनिवर्सिटी दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सिटी खोल देंगे, तमाम तरह की घोषणाएं की है, पर कहीं ना कहीं धरातल पर ये इन सब चीजों को लाने में फेल हुए हैं। और आप देखिए आज भरतपुर के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर किसान डीएपी खाद के लिए सुबह 3 बजे उठकर लाइन में लगाए, 9-10 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। ना इनके कोई मुआवजे की मांग है, अतिवृष्टि से राजस्थान पीड़ित है, ना इनके मंत्री ना इनके संतरी मैदान में जा रहे हैं। करणवीर जी, डीएपी के मामले में, खाद की कालाबाजारी के मामले में अभी जैसा जानकारी में आया, कृषि मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं और पूरी व्यवस्था सुधारने के लिए वहां पर निर्देश दिए गए और पूरे प्रदेश में यह कहा गया है कि डीएपी की व्यवस्था को जी आप कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, पर कृषि मंत्री जी ने कितना काम किया है हम पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने तो खाद फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, परिणाम क्या हुआ? राजस्थान की जनता को प्रयास नहीं परिणाम चाहिए। 2 साल हो गए इनको टाइम पास करते करते, राजस्थान का बेहाल कर दिया है, आरयूएचएस को बंद कर दिया है, अस्पतालों की हालत देखिए आप। नहीं तो आप कह रहे हैं आरयूएचएस को बंद कर दिया, लेकिन रिम्स भी तो लेकर के आए हैं सर। साहब आज की तरह चीजें आपको क्या लगता है करणवीर जी, चीजें अपग्रेड नहीं होनी चाहिए? चीजें अपग्रेड नहीं होनी चाहिए क्या? कोई चीज मान लो पीड़ा अगर आज है, मुझे इलाज की जरूरत मुझे आज है, मुझे घोषणाएं नहीं, मुझे समाधान चाहिए। राजस्थान की आम आवाम को समाधान चाहिए, घोषणा ही नहीं। और बार बार कांग्रेस पार्टी विपक्ष तो इस तरह की मांग कर रहा है कि आप किसानों से बात कीजिए, आप जवानों से बात कीजिए। आपने 1 लाख रुपए 1 लाख नौकरी का वादा करके आप सत्ता में आए थे, आप बताइए 2 लाख नौकरियां कहाँ है? 2 वर्ष होने को आए हैं आपके पास जी, गिनाने के लिए कोई काम नहीं है सिवाय घोषणाएं हैं। इन्होंने आईफा इन्होंने करवाया है, बड़े बड़े इवेंट इन्होंने करवाए हैं, इवेंट शोबाजी करवाई है, घोषणाएं उनमें बड़ी बड़ी कर दी, पर जनता के सामने ग्राउंड पर रियलिटी में क्या काम करके दिखाया? ठीक है करणवीर जी, ठीक है करणवीर जी, मिशन के अंदर क्या प्रोग्रेस है, क्या ये बता पाएंगे? जी विजय आरपी विजय जी के पास चलते हैं। विजय साहब, करणवीर जी, कांग्रेस नेता करणवीर जी ये कह रहे हैं सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर ग्राउंड पर रिजल्ट तो बता दीजिए, एक बार बता दीजिए इनको रिजल्ट। देखो शर्मा जी, आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे विजय साहब, करणवीर जी को एक बार रिजल्ट बता दीजिए। रणवीर सिंह जी को पता अच्छी तरीके से, इन्होंने 5 साल सरकार चलाई नहीं थी, लास्ट के 4.5 साल तक तो ये सरकार बचाने में लगे हुए थे, और लास्ट के 6 महीने में जो घोषणाएं करी थी जी, वो इस तरीके से की थी कि हम कैसे भी एन के प्रकरण हम सत्ता में आ जाए। करणवीर जी जवाब सुन लीजिएगा, विजय साहब का जवाब सुन लीजिएगा, नहीं फिर आप एक लाइन बोलेंगे कि आप कवर अप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आप कवर अप कर रहे हैं। विजय साहब को सुन लीजिएगा करणवीर जी। जवाब नहीं है साहब, इनके जवाब देने के लिए आंकड़े नहीं है, ये केवल भागने की बात। सुनिए ना करणवीर जी, सुनिए तो सही एक बार, विजय साहब जवाब दे रहे हैं। पहले सुनो, देखो जी, मैं कहता हूं कि आप तो सरकार बचाने में लगे हुए थे जी, आपने कोई काम नहीं किया। लास्ट के 6 महीने में जाकर के आपने रेवड़ियां बांटी थी और ये समझ के बांटी थी कि हम कैसे भी करके सत्ता में आ जाएंगे, बट जनता समझदार है, उन्होंने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी को शासन में लेके आई। उसके बाद भी आज जो हम काम कर रहे हैं उनको आप किस तरीके से, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे टीकाराम जी जूली हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे और बाकी के नेता हो, वो सब चीज पे एक्चुअली काम करने को जो हम काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं उससे पूरी राजस्थान की जनता को फायदा हो रहा है, बट वो फायदा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमने काम नहीं किया, और राजस्थान की ये जो बीजेपी सरकार काम कैसे कर रही है इसके बीच में अड़ंगा लगाओ। तो ये काम नहीं, मैं आपको तो कोई काम आपका नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी रचनात्मक सहयोग, आज तो जो घोषणाएं की है ये तो राजस्थान की जनता के लिए की है, इसके लिए भी आप तैयार नहीं हो, आप इसको भी नहीं मानते हो कि ये चीजें अच्छी है। अरे कम से कम अभी तो जो घोषणाएं की है उनका तो स्वागत कर लो जी, काम तो हम कर ही रहे हैं। हमने बताया ना, हमने 80% हमारे जो वादे थे वो ऑलमोस्ट पूरे कर लिए हैं, और हमको मालूम है कि हम ये पूरा करेंगे। करणवीर जी फिगर बताया है, विजय साहब ने फिगर बताया, 80% वादे राजस्थान की जनता से पूरे किए हुए इनकी सरकार ने पूरा किया है, फिगर लेके आए। मैं तो इनसे दोबारा जानना चाहता हूँ जी, मुद्दा दूसरा था, मैं कहता हूँ आज मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हमारे एनआरआई कोटा था उसके अंदर जो पहले फीस हमारी 31 लाख रुपए थी, उसको घटा करके आज ये देश की सरकार, हमारी राजस्थान की जो सरकार है वो किस तरह की डिसीजन ले रही है कि जब मैनेजमेंट कोटा जो था वो 9 लाख रुपए में जाता था और एनआरआई कोटा हमारा 31 लाख रुपए का था, बट उसका जब एक्चुअली डॉलर्स की प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह से वो कोस्ट बढ़ती बढ़ती 31 लाख हो गई।
तो 31 लाख के हिसाब से हमारे पास कोटा खाली रहता था और उस कोटे को हम मैनेजमेंट कोटे के हिसाब से भरते थे। मतलब हमारा 31 लाख का कोटा 9 लाख का कोटा में भरा जाता था। आज ये डिसीजन लिया गया राजस्थान गवर्नमेंट ने कि हम इसको कम करके 23 लाख में हम ये करवाएंगे। कब तक लाएंगे आप? ये घोषणाएं हैं, थोड़ा वेट करो। करणवीर जी कह रहे हैं धरातल पर कब तक लेके आएंगे, सिर्फ घोषणाएं की हैं। की थी खाटू श्याम जी कॉरिडोर की, गोविंद देव जी कॉरिडोर की, बन गया। आपने घोषणा की थी एविएशन मिनिस्ट्री की, बन गई। सुनिए करणवीर जी, सुनिए राजवीर जी, विजय साहब को सुनिएगा। PM3 स्कूल को एक्शन मोड पर लाने की हो गई, आपने घोषणा की थी फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की, हो गई। करणवीर जी सुनिए ना, करणवीर जी सुनिए, विजय साहब कह रहे हैं, एक बार बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। विजय साहब प्लीज बताइए। दूसरी चीज मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं बांसवाड़ा के जी। आपको मालूम है कितना बड़ा प्रोग्राम, एक्चुअली 6 महीने के अंदर ही वो चौथी बार आ रहे हैं जी। तो ये डबल इंजन सरकार का फायदा है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। कोई करते वो यहाँ आ रहे हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे लिए आ रहे हैं उनको मोटिवेशन करने आ रहे हैं, हमारी सरकार को मोटिवेशन करने आ रहे हैं जी, और जो कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने आ रहे हैं, तो वो इस वजह से ये आपको विजय जी प्रधानमंत्री बता दूं, आप जो बात करते हो कि हम अड़ंगा लगाने के अलावा कोई काम आपके पास नहीं है, चाहे टीकाराम जी जूली हो, चाहे डोटासरा जी हो, सब गलत हो। अरे भाई आपने तो काम किया नहीं जी, आपको काम करने वाला अच्छा। ठीक है विजय साहब आपके पास फिर आएंगे, विजय साहब आपके पास फिर आएंगे। करणवीर जी आपने सुना, डोटासरा साहब हो, अशोक गहलोत साहब हो, चाहे टीकाराम जी जूली हो, विजय साहब ने कहा सिर्फ और सिर्फ आपका इस समय 5 साल का जब बीजेपी का राज है ये, तब तक आपका यही है, अड़ंगा लगाओ, काम मत करने दो। विजय जी कह रहे हैं, आरपी विजय साहब कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं, विधायक कहते हैं, अड़ंगा पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस। तो ये अड़ंगा पॉलिटिक्स कब तक चलेगी करणवीर जी? सर राजस्थान तो बीजेपी का भी है, राजस्थान आपका भी है, राजस्थान मेरा भी है, विजय साहब का भी है, तो मिलकर के राजस्थान के चहुमुखी विकास की बात होना सर, इसमें अड़ंगा पॉलिटिक्स क्यों सर? आज घोषणा बताइए ना करणवीर जी, विजय साहब सवाल कर रहे हैं, अड़ंगा, सिर्फ अड़ंगा लगाते हैं, तो अड़ंगा पॉलिटिक्स क्यों सर? फिर कैसे विकास होगा बताओ? राजस्थान हम सबका है, बिल्कुल हम सबका है, तो मिलकर के इसकी बेहतरी के प्रयास होने चाहिए ना सर। इसीलिए कांग्रेस राजस्थान की फिक्र कर रही है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। राजस्थान की परंपरा रही है स्वागत सत्कार की, पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो सबके हैं, प्रधानमंत्री तो जितने बीजेपी के हैं उतने मेरे हैं, विजय साहब के भी हैं, आपके भी नहीं। आपको सुनने के लिए बैठे हैं सर, आपको सुनने के लिए बैठे हैं करणवीर जी। मैं ये कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, उनका स्वागत है, पर उनको एक माफी की पर्ची लेके आनी चाहिए उन आदिवासी लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी मानगढ़ का जो अध्याय कक्षा 4 का उन्होंने चैप्टर हटाया है, आदिवासियों का अपमान किया है, उन वीर गाथाओं को अंग्रेजी बुक से हटाने का काम किया है, उसके लिए उनको एक माफीनामे की पर्ची लेके आनी चाहिए साथ में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का पर्ची भजनलाल सरकार बनाई है वो बार बार इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है। जो आदिवासियों का इतिहास हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे थे उन्होंने इसको हटाने का काम किया है, तो इतिहास को तोड़ रहे मरोड़ रहे हैं। किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों से वार्तालाप करेंगे? क्या उनके इतिहास को, उनके वीर सेनानियों के गौरव गाथाओं को जो भारतीय जनता पार्टी इतिहास से हटाने का काम कर रही है, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, आरएसएस की किताबें पढ़ाना चाहती है, क्या नरेंद्र मोदी जी उनसे माफी मांगेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी इस पर एक्शन लेंगे? तो राजस्थान को यह भी इनसे उम्मीद करता है कि नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर एक्शन लेंगे आदिवासियों के हित में। जी रणवीर जी, मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए विजय साहब। कर रही है आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल है, वो किस तरीके से काम कर रही है? आपने मान लिया कि हमने जो कक्षा 4 का नहीं सुनो, उसके बाद में जवाब दे। जी बताइए विजय साहब, बताइए विजय साहब। के लिए जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी स्पेशल काम कर रही है, और काम कर रही है हम जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी माँ बहनों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की उनको पूरा कर रहे हैं। और आज की तारीख में हमारा जी आप राजस्थान के एलओपी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, राजस्थान के एलओपी के साथ करते हैं। जी करणवीर जी एक एक करके प्लीज, करणवीर जी आपके पास दोबारा आएंगे, करणवीर जी आपके पास आएंगे ना, विजय साहब को बोलने दीजिए। पार्टी में विश्वास नहीं करते, जिनसे कोई रिजल्ट नहीं आता, डेवलपमेंट नहीं होता। हम विकास में विश्वास करते हैं, विकास करने के लिए काम करते हैं। रही बात आपको बता दूं दिनेश जी, आज एक और घोषणा हुई है जी कि हमारे आ रहे हैं करणवीर जी आपके पास आ रहे हैं ना सर, करणवीर जी आपके पास आ रहे हैं, प्लीज विजय साहब को बोलने दीजिए ना प्लीज।
500 मेगावाट सोलर उत्पादन करने के लिए जी उनके लिए जमीन का आवंटन की भी घोषणा करी है। बिल्कुल। आज की तारीख में मैं कहता हूं करणवीर सिंह जी, ये राजस्थान के लिए घोषणा है, ये ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए, जी आदिवासी पे बात कीजिए ना, और हमको सबको खुशी होनी चाहिए। बट आपको खुशी किस लिए नहीं होगी ना, अच्छा काम करेगी जी, आदिवासी का जवाब काम अगर आप कर लेते, अगर आपके टेरोर में ये काम कर लेते जी ठीक है। विजय साहब आपके पास फिर आ रहे हैं, विजय साहब आपके पास आ रहे हैं, विजय साहब उनके साथ अन्याय किया या नहीं किया, विजय साहब आपके पास फिर आ रहे हैं। हाँ करणवीर जी, आप कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान में आएंगे तो माफी की पर्ची लेकर के आए। किस बात की माफी की पर्ची सर, आपसे दोबारा सुनना चाहेंगे, किस बात की माफी की पर्ची लेकर आए पीएम? का कुकृत्य किया है कक्षा 4 की किताब से, आदिवासी बच्चों को, देश के राजस्थान के युवाओं को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था आदिवासी सेनानियों का, आदिवासी योद्धाओं का, उसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर कल मैं करणवीर जी मैं आपको बताऊं, मदन दिलावर साहब का पूरा बयान पूरे राजस्थान ने सुना होगा। दिलावर साहब ने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का सम्मान करती है, आदिवासी संस्कृति का सम्मान करती है। ये सुनिए तो सर, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप बोलिएगा, आपका पूरा सम्मान है। मदन दिलावर जी ने कल अपने बयान में कहा, यही इंडिया न्यूज पर कहा दिलावर साहब ने कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का सम्मान करती है, आदिवासियों की संस्कृति का सम्मान करती है। वो कांग्रेस है जो आतंकवाद को पोसती है, उनका समर्थन करती है, ये दिलावर साहब ने कल कहा। और रही बात मानगढ़ धाम का लेसन हटाने की बात, सर सुनिए, आप तफसील से 5 मिनट बोलिएगा। रही बात मानगढ़ धाम का जो लेसन है, जो पाठ है कक्षा 4 से, उसको हटाने की बात, उस पर यही इंडिया न्यूज राजस्थान पर कल एक लंबा प्राइम टाइम डिबेट शो हुआ था। एक्सपर्ट बैठे थे, एनसीईआरटी के जो विद्वान प्रोफेसर हैं वो भी इसमें बैठे थे, लंबा डिस्कशन चला था और उसका एक हल भी इसका निकला कि ये जो चीजें होती हैं पाठ्यक्रम हटाने जोड़ने की, एनसीईआरटी के अपने फैसले हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फोन कर दिया एनसीईआरटी के विद्वान अधिकारियों को, वहां की एडवाइजरी कमेटी को, पाठ हटा दो, ऐसा होता है क्या? अगर कोई पाठ सर हटता भी है, अगर कोई पाठ कहीं से इतिहास पढ़ाया जाएगा जो आरएसएस के मुख्यालय में चलेगा, ऐसा है क्या? विजय साहब, चलिए विजय साहब से आज फिर पूछ लेते हैं, विजय साहब ऐसा है क्या? इतिहास पढ़ाया जाएगा मैं आपको बता दूं, किताबों में छपेगा। आज क्या इतिहास आपने पढ़ाया? करणवीर सिंह के पता है कांग्रेस ने क्या इतिहास रखा था जी। मैं बता दूं कि अगर सपोज करो मुगलों के 5 पीढ़ियों के नाम है ना, सबके उसके सबके चैप्टर थे, सबको पता है। बट हमारे जो महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, उनके चैप्टर लगाए थे क्या आपने क्या किया? आप लोगों ने, मजाक से कर रहा हूं, आपने इतिहास को बिगाड़ के रखा था। उस इतिहास को सुधार रहे हम लोग, इसके अलावा क्या कर रहे हैं हम लोग? हम तो हमारे हिंदुत्व, सनातन धर्म जो बातें हैं, जो हमारे जो भी हमारे रहे भी, उनको हम आगे लेके आ रहे हैं। आज हम ये नहीं करे, हम ये कहते हैं मुगलों का अगर था, हमने कोई विरोध नहीं किया। बट देखिए विजय साहब के जवाब में से ही एक सवाल निकलता है, विजय साहब के जवाब में से ही सवाल निकल रहा है। करण सिंह जी, तो हकीकत में जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, उनके 5 उनको हम नहीं जानते। करण सिंह जी, सनातन अच्छा नहीं लगता क्या? कांग्रेस को सनातन अच्छा नहीं लगता क्या सर, जैसे विजय साहब कहना चाह रहे हैं? करणवीर सिंह जी राजपुरा साहब, इन्होंने तो जो कांड किए हैं आज की तारीख में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, उन्होंने अरे किस तरीके से विजय साहब कह रहे हैं, विजय साहब आपके सामने, विजय साहब आपके सामने कह रहे हैं, आरपी विजय साहब आपके सामने कह रहे हैं कांग्रेस सनातन को बदनाम करने का काम करती है। आप सुन लीजिए, आपके सामने कह रहे हैं विजय जी, आरपी विजय साहब, करणवीर जी ने लगता है सुना नहीं जो आपने कहा कि कांग्रेस सनातन को बदनाम करने का काम करती है। करण जी और क्या आप बता दो, आज की तारीख में जितने भी आतंकवादी इन्होंने आतंकवादी बना करके गिरफ्तार कर लिया और और से बाइज्जत बरी होके आगे। अब क्या बात करते हो साहब आप रणवीर सिंह जी, थोड़ा सा तो ये ध्यान रखते हैं आप। कांग्रेस, मैं ठीक कहता हूँ, कांग्रेस जो बात करती है वो अपीजमेंट की बात करती है, अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ विकास की बात करूंगा। कांग्रेस तो कांग्रेस क्या करती है मैं बताता हूँ जी, बताइए कांग्रेस क्या करती है? विजय साहब राजपुरा जी कह रहे हैं, विजय साहब राजपुरा जी को सुनते हैं प्लीज, आपके पास आ रहे हैं। राजपुरा जी बताइए कांग्रेस क्या करती है, आप कह रहे हैं, बताइए सर, सुन रहे हैं, पूरा राजस्थान भी सुनना चाहता है, विजय साहब भी सुनना चाहते हैं, बताइए तफसील से बताइए सर। कांग्रेस सनातन पे
पसंद नापसंद का खेल नहीं खेलती है। सनातन पसंद नापसंद का विषय नहीं है। सनातन आत्मसात करने का विषय है। सनातनी है, सनातनी रहेंगे, पर केवल विजय साहब तो कह रहे पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस सनातन को बदनाम करने का काम करती है। अभी आपने सुना कांग्रेस सनातन को बदनाम करने का काम कर रही है। विजय साहब ने आपके मुंह पर बोला। कांग्रेस सनातन। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके का हमारे यहाँ पे राहुल, आप सुन तो लीजिए, मैं बोलना शुरू कर देंगे। सहमत है क्या? आप मेरा टर्न आ रहा है, मेरी बात सुनिए। जी बिल्कुल, रखिए अपनी बात मजबूती से रखिए करणवीर जी। दोबारा बता रहा हूँ जी। कांग्रेस सनातन को आत्मसात करती है। कांग्रेस सनातन को पसंद नापसंद का विषय नहीं बनाती। कांग्रेस सनातन पे राजनीति नहीं करती। कांग्रेस करती है जनता के मुद्दों की बात। कांग्रेस करती है गरीब की मुद्दों की बात। कांग्रेस करती है नौजवान के मुद्दों की बात। कांग्रेस करती है अग्निवीर के हक की बात। कांग्रेस करती है किसान की फसल की बात। कांग्रेस करती है आदिवासी के हक की बात। कांग्रेस करती है रसोई की बात। कांग्रेस करती है महंगाई की बात। कांग्रेस करती है संविधान की रक्षा की बात। कांग्रेस करती है देश को संविधान से चलाने की बात। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें संविधान से नहीं खेलना, धर्म से नहीं खेलना, धर्म से चुनाव नहीं जीतना। को सबसे ज्यादा ठीक है, विजय साहब के पास आ रहे हैं। इसी बीच एक और सवाल ले लेते हैं। कल मैं राजस्थान के दो बड़े नेताओं को सुन रहा था, करणवीर सिंह जी राजपुरा जी, बीजेपी के दो बड़े नेताओं को सुन रहा था। आपने कहा कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस किसान की बात करती है, कांग्रेस खेत खलियान की बात करती है, कांग्रेस आम आवाम की बात करती है। लेकिन कल राजस्थान बीजेपी के दो बड़ा नेता कह रहे थे कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण की बात करती है, कांग्रेस तो तुष्टीकरण के खेल की बात करती है। क्या ये झूठ है क्या सर, या ये सच है? झूठ ही है सर। जो जनता को लगातार मुद्दों से भड़काने के लिए जी। अब जब ये सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो किसान को लाठी मार रहे हैं, जवान को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को छतों के नीचे दाब के मार रहे हैं। 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता हुआ कल नरेश मीणा लगातार आंदोलन कर रहा है। जिस एसआई को मुद्दा बनाकर ये सत्ता में आए थे उसके ऊपर ये चूने कर रही है। क्यों आज ये डिक्लेयर नहीं करती? नहीं, आप नरेश मीणा कांग्रेस में है क्या? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। करणवीर जी सर सुनिएगा, करणवीर जी एक सवाल सुनिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है, इंडिया न्यूज पर करणवीर सिंह जी को सुन रहा है, पूरी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सुन रहा है। नरेश मीणा आज की डेट में कांग्रेस में हैं क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। विजय साहब सुनिएगा आप भी, नरेश मीणा आज की डेट में कांग्रेस में हैं क्या सर? जवाब तो मेरा होगा ना। हाँ सुन रहे हैं, आप ही का जवाब सुनने के लिए बैठे हैं सर। तो मेरी इतनी जवाब देने की स्वतंत्रता तो मेरी है जी। नरेश मीणा राजस्थान का एक संघर्षशील युवा है और उसको आंदोलन करने का हक है, उसको दबाया जा रहा है। सर कांग्रेस में है क्या? सर कांग्रेस में है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस में नहीं है, वो तो सदस्य नहीं है ना कांग्रेस के। जी आपको मालूम है जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं सर। मेरा तो सवाल है आपसे, तो जवाब के लिए निवेदन है। सदस्य नहीं है वो, कांग्रेस में नहीं है ना नरेश मीणा? नहीं है। रणवीर सिंह जी आपको तो पता है, यानी कि जो जो आदमी बीजेपी के खिलाफ होगा, राज्य सरकार के खिलाफ होगा, कांग्रेस उसके साथ इस तरीके के आंदोलन के माध्यम से गठबंधन कर लेगी सर। जी बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है जी, पर जब राजस्थान का कोई युवा संघर्ष कर रहा है, चाहे वो नरेश मीणा करे, चाहे एसआई भर्ती के अंदर संघर्षरत वो लोग करे जिनका हक मारा जा रहा है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, उन सब की बात होनी चाहिए। नहीं, वो तो मामला जुडिशरी में चला गया ना सर। वो एसआई की जो आप बात कर रहे हैं, मामला जुडिशरी में लंबित है। आप और हम या विजय साहब क्या कमेंट करेंगे? विजय साहब हाईकोर्ट से बड़े नहीं है सर। हम हाईकोर्ट से बड़ी न तो भारतीय जनता पार्टी है, न कांग्रेस है, न करणवीर जी है, न आरपी विजय। कैबिनेट दिनेश जी, आज कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट की मीटिंग में ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार का क्या मूव रहेगा इस मुद्दे के ऊपर। क्या वो आगे सेकंड अपील करेगी या सरकार बचाव की मुद्रा में रहेगी? बार बार बयान आए सर, बार बार बयान आ रहे हैं राजस्थान सरकार के कि लीगली जो भी होगा राजस्थान के युवाओं के हक में होगा वो सरकार करेगी। बार बार सरकार के मंत्री कह रहे हैं, लीगल एडवाइस ली जा रही है, लगातार स्टडी की जा रही है, लीगल डिपार्टमेंट की एडवाइस से काम होगा। बाकी विजय साहब बैठे हैं, विजय साहब को सुन लेते हैं आपके सवाल पर। विजय साहब जी, विजय साहब सरकार ने जो करना है वो बता दिया है। ये मैटर सब जुडिस है अभी, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं कर सकते। बट अपन जो आज मुद्दा है तो करणवीर जी बताए ना, करणवीर जी आप बता दीजिए, अगर कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है, आप और हम उस पर कैसे टिप्पणी करके मेरिट पर उस पर टिप्पणी कर सकते हैं? अपन नहीं कर सकते, टिप्पणी नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकते सर। राजस्थान हाईकोर्ट का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है।
वो आपकी कैबिनेट मीटिंग में लिए हुए जो चीजें जुडिशियल प्रोसेस में पेंडिंग है उनके ऊपर कैसे टिप्पणी कर देंगे सर हम? मेरी बात सुनो विजय साहब प्लीज बोलिएगा। विजय साहब, और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी मैंने बात करी थी जी। 500 वाट के लिए जो जमीन चिन्हित करके उन लोगों को दी जाएगी जी। और सोलर को हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में तो हम नंबर 1 है ही हैं, हम चाहें पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 बने। और हमको चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, और हर व्यक्ति को मिलकर के हमारा का ये सपना साकार करना चाहिए। और भजन लाल जी इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। मैं कहता हूँ इससे रोजगार भी मिलेगा, हमारा बिजली का बिल भी कम होगा, इसके अलावा जो चीजें हम आ रहे हैं, करणवीर जी आ रहे हैं आपके पास, ऑयल के ऊपर उसमें भी हमारी निर्भरता कम होगी। तो सारी चीजें, तो मैं चाहता हूं कि इसमें सबको मिलकर के आज की तारीख में ये खुशी का दिन है, इसको खुशी के रूप में लेना चाहिए जी। आप बुराई करो जब काम हो, बिल्कुल, तो आपके रचनात्मक सुधार आने चाहिए। मैं कहता हूं विपक्ष का काम होता है रचनात्मक सुधार के लिए, बट आप वो भूमिका निभाते ही नहीं है। आप तो अभी आज घोषणा हुई है और अभी से कमियां निकालने लगे। लेकिन राजपुरा जी तो ये कहना चाह रहे हैं हम तो जितने लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, वो सब हमारे साथ हैं। नरेश मीणा हमारे साथ है, सारे आपके हमारे खिलाफ, नरेश मीणा हमारे साथ है। आज भी आपने उपचुनाव हुए जी, उसके अंदर हमारे पास 1 सीट थी, 7 में से हमारे पास 5 सीट आई है जी। 1 सीट आपके पास आई है और 1 सीट और में अन्य को गई है। तो बताओ ये क्या है? ये तो मोहर लगाई ना, गवर्नमेंट के ऊपर मोहर लगाई है जनता ने। तो ये चीज नहीं है जो आप बातें कर रहे हो। विजय साहब, ठीक है विजय साहब, राजपुरा जी सुना आपने विजय साहब जिस तरीके से कह रहे थे उपचुनाव में हमारे काम की सफलता पर, हमारी कार्यकुशलता पर राजस्थान की जनता ने उपचुनाव पर मुहर लगाई। क्यों 7 में से 5 सीटें हमारे पास आई, क्यों इनके पास 1 आई? हमने काम किया है, इसलिए जनता ने हमें यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैंडेट दिया, हमें जिताया जी। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा ये घोषणाएं करती है, काम करने पे इनका धरातल पे विश्वास है ही नहीं जी। ये बेशक आप ये कह सकते हो घोषणाएं बड़ी बड़ी कर देंगे, डबल इंजन की सरकार है। मैं तो इनसे सिलसिलेवार पूछ रहा हूँ, आपने तो पहले ही बहुत घोषणाएं की थी। क्या हुआ खाटू श्याम जी कॉरिडोर का? क्या हुआ गोविंद देव जी कॉरिडोर का? उज्जैन की तर्ज पे आप बनाना चाह रहे थे। एविंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ है? पीएम श्री स्कूल के मोड पर आप स्कूलों का निर्माण करना चाह रहे थे, वो कहाँ है? अरे किया क्या है आपने? कितना रोजगार दिया है, क्या किया है? ठीक है विजय साहब आपके चारों सवालों का जवाब दे रहे हैं। विजय साहब ठीक है, जवाब ले लेते हैं। करणवीर सिंह जी जवाब लीजिए। करणवीर सिंह जी जवाब दे रहे हैं। विजय साहब 3 सवाल उठाए राजपुरा जी ने। खाटू श्याम जी कॉरिडोर का क्या हुआ? जनता पार्टी ने अभी 11 साल से जो शासन किया नरेंद्र मोदी सरकार ने जी, जो 60 साल के अंदर जो काम हुए थे उससे डबल से भी ज्यादा काम हमने कर दिया। चाहे कोई डबल टिबल कर गिनाइए, काम भी गिनाइए। डबल टिबल क्या होता है? कितने एयरपोर्ट बनाए जी? अरे भाई साहब, एक तरफ तो आप कहते हो कि कर्जा इतना ले लिया हमारा, इतना बताया ना राजपुरा जी। विजय साहब कहते रहे 60 साल बनाम 11 साल, 60 साल बनाम 11 साल काम किया है। सिलसिलेवार बताइए जी, क्या बनाया आपने? और हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है। आप 2022 की बात कर रहे हैं, रिपोर्टें मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया है जी। 2014 के अंदर इन्होंने जो भी घोषणाएं की उनके लिए 2022 का समय मांगा जी। 2022 आ गई तो उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए 2047 में जा रहे हैं, 2047 में पूरे होंगे। अरे आज की तारीख में, आज के समय में आपने क्या किया उससे बात कीजिए। क्या वर्किंग प्रणाली है आपकी? कहाँ बुलेट ट्रेन है आपकी? राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन का हो, सड़क का हो, कितनी प्रोग्रेस की है आपने? महंगाई के मामले में क्या किस लेवल पे गए हैं आप? डॉलर को आप कहां तक लेके चले गए हैं? ठीक है करणवीर जी, आपका विधायक मंत्री की नहीं मानता था, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानता था, मुख्यमंत्री आपके जो ऊपर के थे उनके नहीं मानते थे। आपके यहाँ भी कोई मंत्री संतरी की नहीं मानता है, आपके यहाँ भी पर्ची की ही मानी जाती है। दिल्ली से पर्ची आएगी तो काम होगा। अच्छा ठीक है करणवीर जी एक सवाल। करणवीर सिंह जी विजय साहब एक सवाल पूछ लेता हूं। करणवीर सिंह जी आप कह रहे हैं कि आपके राज्य में दिल्ली से पर्ची आती है,
क्या कांग्रेस के राज में सोनिया दरबार, राहुल दरबार से पर्ची नहीं आती थी गहलोत साहब के पास, डोटासरा के पास? कांग्रेस के राज में किसान से आदि बता रहा हूं ना, कांग्रेस के राज में किसान के घर से, आदिवासी के घर से, जवान के घर से पर्चियां आती थी, उनकी डिमांड आती थी, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करती थी। तभी 100 यूनिट बिजली फ्री दी गई, तभी चिरंजीवी जैसा इलाज दिया गया, तभी अन्नपूर्णा रसोई की सेवा दी गई, तभी किसानों को बिजली दी गई, तभी किसानों को ऋण माफ किया गया, तभी स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे शिक्षा के अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, महात्मा गांधी स्कूल हो, ये सभी उन गरीब परिवारों के आने वाली पर्चियों के हिसाब से ही दिए गए। मोदी जी के यहाँ से पर्चियां आती तो स्कूल बंद कर दिए जाते, मोदी जी के यहाँ से पर्चियां आती तो अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी करणपुरा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कांग्रेस ने विजय जी सुनिए एक मिनट सर, क्या कांग्रेस ने तमाम स्कूलों के नाम अपने राज्य में राजीव गांधी पर नहीं कर दिए, महात्मा गांधी पर नहीं कर दिए, तमाम अस्पतालों के नाम राजीव गांधी पर नहीं कर दिए? कांग्रेस भी तो करती थी ना सर, कांग्रेस ने नहीं किया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आपको आपत्ति थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के आपको आपत्ति थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आपको आपत्ति थी सर। आपने भी तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं सर, अपने खून से इस देश को, करणवीर जी अपना जी तोड़ मेहनत कर देश की एक करके सर प्लीज, एक करके तो उनको समर्पित किए गए हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, ये उनके कार्यों को समर्पित किए गए। हम काम कर रहे हैं, हम किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं, हम मकानों के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, अरे हम तो हर चीज कर रहे हैं जो जनता के फायदे की चीजें हम कर रहे हैं। बट आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने सिर्फ रेवड़ियां बांटने के लिए लास्ट के 6 महीने में एक फ्री बजली मैं बता दूंगा आपको, अगर आपकी कोई योजना है, आपको डरता, आपने कंटिन्यू किया क्या उसको? अशोक गहलोत पुराने वाले यही कहते थे कि हमारी आज कोई आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है क्या 100 यूनिट फ्री बिजली में? सरकार को जो योजनाएं फायदेमंद थी उनको कंटिन्यू किया है, और ये हमारा लाभ मिल रहा है क्या किसी राजस्थानी को? हमारे वादे में किया था कि हम कोई ओल्ड पेंशन स्कीम का अगर वो जनता के लिए फायदे किसी राज्य ने लागू किया गया राजस्थान के अलावा? हाँ, अगर हम उसका एनालिसिस जरूर करेंगे, अगर कोई चीज गलत है तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम राजस्थान की जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे, ये काम हमने बोला था और यही चीज हम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसको दुगनी गति से हम कर रहे हैं। आपको पता है, आप जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आए थे, आप लास्ट में लेके आए थे जब आपको पता था कि ये काम होना ही नहीं है, हम लाए फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आज की तारीख में जो भजनलाल जी सरकार जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वो आगे का काका रख करके 5 साल का और वो विजन रख करके काम कर रही है। इस तरह करणवीर जी मुझे ध्यान आता है, भजनलाल जी तो कह रहे हैं कि हम तो 2047 का विजन लेकर के चल रहे हैं। विजय साहब सही है ये बात? करिए ना, अमृतकाल हमारा चल रहा है सर। विजय साहब ये बात सही है? हम तो लॉन्ग विजन लेके काम करते हैं, शॉर्ट विजन करते ही नहीं है कभी। और ये भी कह रहे हैं जितना कांग्रेस हो हल्ला करेगी, विजय साहब ये भी कह रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जितना कांग्रेस हो हल्ला करेगी हमारा उत्साह दुगना होता जाएगा, हमारा उत्साह दुगना होता जाएगा। ये 28 की बात क्यों नहीं करते? ये 28 तक क्या करेंगे ये कौन बताएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी विजय साहब कह रहे हैं अभी, विजय साहब ने अभी कहा, आपने सुना, आप खूब हल्ला मचाओ, हमारा उत्साह दुगना होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जी बोलिए, करणवीर जी कुछ कह रहे हैं। विजय जी करणवीर जी को सुनते हैं, कुछ कह रहे हैं, करणवीर जी बताइए। 2014 में इन्होंने 2022 का कमिटमेंट किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसने ली? क्या वो काम हुए? अब ये 2047 का कह रहे हैं, ना विजय जी उस समय तक अकाउंटेबिलिटी लेने लायक रह पाएंगे, ना मैं रह पाऊंगा, ना आप रह पाएंगे उस समय अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। तो ये किसको बताएंगे कि हमने ये काम किया या नहीं किया? आप 2028 में क्या कर रहे हैं ये बताइए ना, बता दीजिए। विजय साहब करणवीर जी कह रहे हैं 47 बहुत दूर की बात है। विजय साहब आजादी की 47 बहुत दूर की बात है, आप तो 2028 का बता दीजिए, सवाल दागा है आपके ऊपर। क्या कर रहे हैं, नहीं होता है, क्या कर रहे हैं, 27 में क्या कर रहे हैं? विजन आगे का लिए होता है। आपको ये शॉर्ट टर्म विजन आपने क्या किया था? 4.5 तक सरकार आपने होटलों से चलाई है, लास्ट के 6 महीने में से भी 4.5 महीने, 1.5 महीने तो आपको पता है कहाँ जाता है आदमी का? 1.5 महीना कहाँ जाता है? 1.5 महीना तो चला जाता नहीं, लेकिन ये तो विजय साहब करणवीर जी ये कह रहे हैं, विजय साहब करप्शन किया, विजय साहब जल जीवन मिशन आरपी विजय जी, कौन सा मंत्री छूटा है जिसने करप्शन नहीं किया? वो सब चीजें सामने आ रही है। अरे भाई जो काम करते, मैं आज सुनो 11 साल मोदी जी को शासन में,
एक भी आरोप किसी ने लगाया हो तो बता दो। इसको कहते हैं शासन। आप लोगों के जैसे नहीं है, मंत्री जी जेल में गए हुए हैं और कहीं गए हुए हैं। भैया तो बात सुनो, 11 साल के अंदर आज ये संविधान बचाने की बात करते हैं, वोट चोरी हो रही है, ये बातें आप लोग कहते हो। वोट चोर, गद्दी चोर सबसे बड़ा आरोप है। विजय जी एक सवाल, विजय साहब, आरपी विजय साहब, वो हाइड्रोजन आरपी विजय साहब, बम भी नहीं है वो, तो हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे हम। आरपी विजय साहब एक सवाल, आरपी विजय साहब एक सवाल किया है, आपके ही आदमी ने पोल खोल दी हर चीज की। आरपी विजय साहब, राजवीर जी एक सवाल उठा रहे हैं कि जो 2047 का आपका विजन आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2047 बहुत दूर है, किसने देखा है? ना मैंने देखा, ना आपने देखा। बोला उससे पहले 28 का बता दे, 28 में क्या कर रहे हैं, 27 में क्या कर रहे हैं, 26 में क्या कर रहे हैं? सुनो मैं दिनेश, 25 में क्या कर रहे हैं? हमारा जो नहीं 25 में क्या कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं, 25 में क्या कर रहे हैं वो तो डिस्कस हो चुका है ना अभी सर। 25 में क्या कर रहे हैं? 25 में आज का डिस्कशन तो हमारे सामने ही है, आज का डिस्कशन हमारे सामने है सर, कैबिनेट की बैठक हुई है। 2030 भी आज की तारीख में राजस्थान के बजट में आकर पढ़ेंगे तो 2030 भी है। देखो क्या लॉन्ग विजन होता है, एक साल में क्या चीज होती है। कोई सड़क मैं बताता हूँ, पहले के जमाने कांग्रेस की बात बताता हूँ मैं, जब सड़क बनती थी ना तो गड्ढा दोनों तरफ खोद करके बीच में मिट्टी डाल देते। तो 47 की बारे में बताइए, 47 की बात छोड़ो आप, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए राजपुरा जी आ रहे हैं ना आपके पास, विजय जी को 5 मिनट मनरेगा लेके आए, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ मनरेगा, देखो कांग्रेस की कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, हमने कहा मनरेगा लेके आए। मनरेगा में काम क्या होता था? जेसीबी लगा करके खुदाई करते थे, 5,000 रुपए खर्च करके 50,000 रुपए लेते थे और 2 घंटे के अंदर छुट्टी करके लोग बाग चले जाते थे। इन्होंने तो बेरोजगारी, इन्होंने तो एक्चुअली क्या है कि लोग बागों को आज फैक्ट्री में मजदूर नहीं थे, वो नहीं थे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से मनरेगा को भी हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री से या किसानी से, एग्रीकल्चर से हम जोड़ दें, ताकि हमारे वो पैसा भी उनके पास चले जाए और हमारा काम भी होता रहे। तो हमारा विजन तो बहुत लंबा विजन है कर्णवीर सिंह जी, हम कभी सोचते ही नहीं है छोटी चीज। यही बात 2047 का विजन, इतना लंबा भी मत रखिए। अरे भाई हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसका आकलन भी ना कर पाए, उसकी प्लानिंग भी ना कर पाए। 1 सेंचुरी के अंदर हिंदुस्तान ने जो प्रोग्रेस की है, हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान हमारा नंबर 1 राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल करणवीर जी सुन लिया होगा आपने सुन लिया होगा। विजय साहब कह रहे हैं हम तो काम के दम पर आते ही आते रहेंगे, 100 साल पूरा करेंगे, आपका नंबर ही नहीं आएगा। इकोनॉमी 10वीं पे थी आपके टाइम पे, आज हम चौथी पे पहुंच गए। देखो हमारी बात कहते हो करते हैं। आज पेट्रोल आपको पता नहीं डाटा ला करके गुमराह करते हो। अरे कहां से डाटा लाते हो यार? डाटा छोड़िए, पेट्रोल को आप भी डलाते थे उस समय कांग्रेस के जमाने में, आज के जमाने में पेट्रोल की क्या स्थिति है? ये थोड़ी सी क्या स्थिति है? ये नहीं कर सकते भाई साहब, आपको काम करना पड़ता है, काम पे होता है और जनता हमारे पर मोहर लगा रही है। जनता को मूर्ख ना बनाइए, कम से कम सच बोलिए, सच स्वीकारिए, उससे भी पता पड़ जाएगा। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मोदी भक्ति छोड़ के अस्तित्व में आइए। हम भक्ति नहीं करते हैं, हम मोदी जी का जो काम होता है उसको हम मैं कहता हूँ, उसको मोटिवेशन वो जो देते हैं, वंदना को त्यागिए और भारत देश की भलाई के लिए आप तो ये बताइए पेट्रोल, आप हो डीजल, गैस, सोना, डॉलर, इनकी क्या स्थिति है कांग्रेस के और आज के समय के वनस्पत? सही नहीं है, आप इसके बारे में विचार कीजिए। ठीक है आरपी विजय साहब, ठीक है आरपी विजय साहब, फाइनल कमेंट की तरफ रुख करेंगे। पहले फाइनल कमेंट करणवीर सिंह जी राजपुरा जी के पास। राजपुरा जी, लगातार विजय साहब कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री कहते हैं, नेता कहते हैं, हमारा मूल मंत्र है काम में विश्वास, जमकर काम करना, राजस्थान को खुशहाल बनाना, राजस्थान को विकसित बनाना, और कांग्रेस का काम है, विपक्ष का काम है हल्ला मचाना, सिर्फ हल्ला मचाना, हल्ला मचाना, हल्ला मचाना। फाइनल कमेंट राजस्थान की आम आवाम, गरीब, मजदूर, आदिवासी, युवा की आवाज को मजबूती से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। जिस तरीके से 2 साल के अन्याय काल के अंदर इन्होंने राजस्थान की शासन प्रशासन व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है, राजस्थान की किसानी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, राजस्थान के युवाओं का भविष्य इन्होंने खराब करने का काम किया है, और तो और स्कूली बच्चों का जिस तरह के दर्दनाक हादसा हमने देखा उसके ऊपर इन्होंने घटिया राजनीति करते हुए बकरियां बांटने का काम इन्होंने किया है। इस घटिया सरकार की इस ऐतिहासिक सोच को, इस घटिया सोच को जो अपने आप में इतिहास बना गई है, उसको कांग्रेस पार्टी कंडेम करती है। कांग्रेस पार्टी इनकी नीतियों का विरोध करती है। राजस्थान का विकास होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार थी, झूठ बोलकर ये सत्ता में आए थे, पर कहीं ना कहीं वादा खिलाफी और अपनी
भ्रष्टाचार की नई नई आयाम छूने वाली दुकानदारी की वजह से राजस्थान आज पीछे गया है। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान की आम आवाम की जो दशा है उसको दयनीय स्थिति में पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल की सरकार ने किया है। आज राजस्थान अतिवृष्टि का प्रकोप झेल रहा है, पर भजन लाल की सरकार सिवाय होटलों की मौज मस्ती और हवाई हेलीकॉप्टरों के हवाई दौरे से बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही है। ठीक है करणवीर जी, शुक्रिया। करणवीर जी का आपका शुक्रिया। आरपी विजय साहब, आरपी विजय साहब, मौके पर संभालने आरपी विजय साहब, फाइनल कमेंट आपसे कि झूठ बोल करके आप सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके आप सत्ता में आए थे और आज भी लगातार झूठ बोल रहे हैं, विकास आप नहीं कर रहे, करणवीर जी का कहना है। आज मैं आपको बता दूं, जी, पहले आज की जो कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, जी, क्या झूठ बोल के आए हैं? क्या हमने जो घोषणा करी थी बजट में उन्हीं को लेके आए हैं ना जी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि झूठ बोल करके गलत वादे करते हैं? अरे जो वादे किए हम उसको निभा रहे हैं। मैं तो आज भजन लाल जी को, हमारे प्रेमचंद बेरवा जी को, जी, सबको बधाई देता हूं कि इन्होंने माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी के, उनके गाइड के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से जो काम हम कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, जी, और जो ये काम आज उन्होंने किया है उनके लिए उनके बधाई देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि इनको आज की तारीख में जो हमने काम किया है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के रूप में काम किया है और ये आगे भी हम करेंगे। रही बात आज की तारीख में, ये बार बार कहते हैं कि हमने काम किया, क्या किया। आज की तारीख में आप मेरे सामने से कभी बहस कर लो कि आपके 60 साल में, मैं कहता हूँ 60 साल का शासन ले लो और 17 साल का शासन, 17 साल का शासन हमारा ले लो और उसके अंदर आप कंपेयर करके देख लो कि हम लोग कितना आगे बढ़े हुए, तो आप उससे आपको पता पड़ जाएगा। कभी निकाल करके चेक तो करा करो कि हमने क्या किया और आपने 60 साल में क्या किया, तो आपको वस्तु स्थिति से आप अवगत हो जाएंगे और आप इस तरीके की फालतू की बातें नहीं करेंगे बहस के। ठीक है, शुक्रिया आरपी विजय साहब, शुक्रिया। तो आप बात करो आरपी विजय साहब, शुक्रिया। करणवीर सिंह जी राजपुरा जी, आपका भी शुक्रिया। दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से आज भजन लाल कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए हैं, सभी वर्गों का इन फैसलों के दौरान ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ फैसले हैं, धरातल पर इनकी योजनाएं, जो इनका एग्जीक्यूशन है वो नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के फैसलों से राजस्थान की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। आज के लिए प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। कल किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी।